भारतीय परिधान की महत्ता। अगर प्राकृतिक जीवन के सिद्धांतानुसार देखा जाए तो पोशाक के संबंध में भारतीय मनीषियों की मान्यता बहुत ही प्रशंसनीय और हितकारी है। वे प्रकृति के इस नियम को जानते थे कि शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य रक्षा की दृष्टि से वायु तथा सूर्य प्रकाश का हमारी देह से जितना संपर्क होता रहे उतना ही लाभजनक है। इसीलिए वे जो वस्त्र धारण करते थे वे केवल लज्जा निवारण के लिए न होते थे। प्राचीन काल में तो एक वस्त्र कमर के गुल्फ यानी टखनों तक पहन लेना और दूसरा उतना ही बड़ा ऊपर के अंग पर ओढ़ लेना पर्याप्त समझा जाता था। बड़े बड़े ऋषि मुनि ही नहीं, राजा महाराजा तक भी अधिकांश समय इसी वेश में रहते थे। केवल दरबार अथवा युद्ध आदि के अवसर पर अन्य प्रकार की पोशाक धारण की जाती थी, जो थोड़े समय बाद कार्य पूरा हो जाने पर उतार दी जाती थी। मध्यकाल में लोग अंगरखा आदि पहनने लग गए थे, पर वे भी प्रायः ढीले ढाले और ऐसे होते थे जिनमें होकर वायु और प्रकाश शरीर को मिलते रहें। इस पोशाक में और भी कई विशेषताएं हैं। प्रथम तो यह सस्ती और सुलभ है। आजकल यह दशा है कि जितना दाम कपड़े का लगता है लगभग उतना ही या थोड़ा कम उसकी सिलाई का लग जाता है। अच्छे सूती सूटों की सिलाई 25-30 रुपया या इससे भी अधिक लग जाती है। मुझे वो समय याद है जब कमीज का अच्छा सफेद कपड़ा ट्विल 5-6 आने गज आता था, पर एक नामी दर्जी उसकी सिलाई 1.25 रुपए मांगता था। इस प्रकार शौकीन ग्राहकों को 18 आने के कपड़े की सिलाई 20 आना देनी पड़ती थी। दूसरी सुविधा सफाई की है। धोती, कुर्ता या दुपट्टा आदि को चाहे जब धोया और सुखाकर काम में लिया जा सकता है। हमारे यहाँ धार्मिक दृष्टिकोण से भी स्नान को अनिवार्य माना गया है और किसी तरह की अशुद्धि होते ही तुरंत वस्त्रों सहित स्नान करना पड़ता है और धुला हुआ दूसरा वस्त्र पहनना पड़ता है। यह कार्य धोती आदि से ही संभव है। कोट पतलून आदि को तो स्वयं धोया ही नहीं जा सकता और उसके सिवा उनमें कलफ, स्त्री आदि की भी सदैव आवश्यकता होती है, जो धोबी द्वारा ही पूरी हो सकती है। इस प्रकार कोट पतलून के धुलने का अवसर कई सप्ताह या महीनों बाद ही आता है। वे रंग के कारण चाहे गंदे दिखाई न पड़ते हों, पर जो स्वच्छता और शुद्धता नित्य धोए कपड़ों में प्राप्त होती है वह उनमें कभी नहीं मिल सकती। अधिक कपड़े एक भार की तरह हैं। चाहे हम दुनिया को दिखावे और शान के विचारों से बहुत वस्त्र पहने रहें, पर वे वास्तव में एक भार के समान होते हैं। गर्मियों के मौसम में तो प्रायः यह होता है कि हम फैशन के नियमानुसार पूरी ड्रेस पहनकर बाहर जाते हैं, पर उसके भार से प्रायः पसीने से तरबतर हो जाते हैं और घर लौटते ही जल्दी से जल्दी कपड़ों को उतारकर संतोष की सांस लेते हैं। ऐसे लोगों से पूछा जाए कि फैशन की ऐसी गुलामी अथवा फॉर्मेलिटी किस काम की, जिसके लिए इस प्रकार अनावश्यक कष्ट और स्वास्थ्य की हानि सहन करनी पड़े। सच्ची बात यह है कि इस प्रकार शरीर पर कपड़ों को लादना सर्वथा अस्वाभाविक है और इसे एक प्रकार से सभ्यता का अभिशाप ही कहा जा सकता है। जो आनंद और लाभ हमको प्रकृति के साहचर्य में मिल सकता है वह इस प्रकार के दिखावटी कार्यों से हरगिज प्राप्त नहीं हो सकता। कपड़ों की अधिकता और उनसे होने वाले कुपरिणामों का वर्णन करते हुए एक लेखक ने ठीक ही कहा है, वास्तव में कपड़ों की जरूरत हमको इसलिए पड़ती है
कि हजारों वर्षों से प्रकृति विरुद्ध आहार विहार करते रहने के कारण हमारा शरीर बिल्कुल दुर्बल व शक्तिहीन हो गया है और रिवाज भी कपड़ों का इतना पुराना हो गया है कि हम समाज में कपड़ों के बिना जी ही नहीं सकते। बिना वस्त्रों के समाज में हमारी बड़ी हंसी होगी और निंदा भी। लोग बेशर्म कहेंगे, इसलिए हमको कपड़े पहनने पड़ते हैं और जरूरी भी हैं, अन्यथा कपड़ों से कोई लाभ नहीं, उल्टा वे हमारे स्वास्थ्य और आयु को क्षीण ही करते हैं। सिवाय खास खास मौकों के अतिरिक्त अपने शरीर को सजाने की भी कोई जरूरत नहीं है और ये ना सोचना चाहिए कि इससे हमारा शरीर सुंदर मालूम देगा। सौंदर्य तो और चीज है जो स्वाभाविक जीवन के सिवाय और किसी उपाय से प्राप्त नहीं हो सकता। क्या आकर्षक हिरन, मोर, तोता आदि प्राणी कपड़ों के द्वारा सुंदर लगते हैं? यदि हम भी प्राकृतिक जीवन व्यतीत करें तो धीरे धीरे वस्त्रों की आवश्यकता कम होती जाएगी और हमारा जीवन अब की अपेक्षा अधिक सुखी प्रतीत होगा। जरा सोचिए, आज कपड़ों की संख्या इतनी अधिक बढ़ गई है, सिर पर टोपा, टोपी, साफा या पगड़ी चाहिए, गले में नेक टाई, कॉलर, गुल्लूबंद आदि, फिर नीचे बनियान, बंडी और ऊपर कमीज, कुर्ता, वास्कट, कोट, शेरवानी आदि। इनके अतिरिक्त लंगोट, धोती, पाजामा, बिरजिस, पैंट, सलवार आदि भी बराबर काम में लाए जाते हैं। पाँव में मोजे, जूते चाहिए। जितना बड़ा आदमी होगा उतनी ही अधिक संख्या कपड़ों की होगी। यही हाल स्त्रियों का है। लहंगा, धोती, चोली, जम्फर, ब्लाउज, फ्रॉक, साड़ियाँ, शॉल, दुशाले आदि कितनी ही तरह के कपड़े चल रहे हैं। यदि मानव जाति अपनी इन कृत्रिम आवश्यकताओं को धीरे धीरे कम कर दें तो इतने रोग व कष्ट संसार में नहीं रहेंगे। जो धन व समय इनमें खर्च होता है वह शरीर सुधार व लोक कल्याण में व्यय किया जाए तो दुनिया का रंग ही बदल जाए। वास्तव में यह मनुष्य जाति का दुर्भाग्य ही है कि उन्होंने वस्त्रों को एक अनिवार्य आवश्यकता मानकर इतना बढ़ा चढ़ा दिया है कि उनका दर्जा भोजन के बाद ही माना जा रहा है। इतना ही नहीं, ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जो कपड़ों की शान शौकत के लिए भोजन की उत्तमता को भी गौण समझ लेते हैं। ऐसे लोग प्रायः ये कहा करते हैं, पेट के खाए को कौन देखता है? अगर पोशाक, आभूषण आदि ठीक नहीं हुए तो चार भले आदमियों में इज्जत कैसे रह सकेगी? इस प्रकार के उद्गारों का स्पष्ट आशय है कि मनुष्य आंतरिक स्थिति की अपेक्षा बाहरी टीम टाम को अधिक महत्व देते हैं। इसलिए भीतर चाहे खोखलापन ही क्यों न रहे, ऊपरी चमक दमक को बनाए रखना चाहिए, जिससे अनजान देखने वाले भ्रम में पड़ जाएं और आपको कोई बड़ा आदमी समझ सकें। पर ये सब बाल बुद्धि की बातें हैं। अगर नकली मुलम्मे की चीजें असली के समान कीमती बन जाया करती तो समाज संगठन कभी का 3-13 हो गया होता। इस तरह की ओछी चालों में 10-20 मूर्ख ही फंस सकते हैं, वो भी 2-4 दिन के लिए। वास्तविक काम तो अपनी आंतरिक सुदृढ़ स्थिति और शक्ति से ही चलता है। बढ़िया से बढ़िया चमकीले भड़कीले वस्त्र तो सभी राजा, नवाब, तालुकेदार आदि पहन लेते हैं, और तो क्या, वे हीरे मोतियों के आभूषण, मुकुट आदि भी धारण कर लेते हैं। तो क्या वे विद्वानों, देशभक्तों, समाज सेवियों से अधिक सम्मानित हो जाते हैं? कभी नहीं। जहां मामूली पोशाकधारी देशभक्तों का दर्शन करने को लोग घंटों खड़े खड़े प्रतीक्षा करते रहते हैं, ऐसे सजे सजाए राजा महाराजाओं को देखकर लोग उपहास ही करते रहते हैं
और सजे हुए गुड्डे के नाम से ही पुकारते हैं। जो महत्व और शालीनता सादा और स्वच्छ धोती, कुर्ते या बगलबंद आदि में है, वह चमक दमक की, बड़े मूल्य की या लंबी चौड़ी पोशाकों में कदापि प्राप्त नहीं हो सकती। वे तो वास्तव में शरीर के लिए एक भार ही हैं, जिनका सम्मान बुद्धिहीन व्यक्ति ही कर सकते हैं। वस्त्र कम से कम तथा ढीले पहने। मनुष्यों की त्वचा पर छोटे छोटे असंख्यों छिद्र होते हैं, जिनमें से वह भीतर के दूषित तत्वों को बाहर निकालती और बाहर से वायु एवं प्रकाश को भीतर खींचती रहती है। इससे शरीर के भीतरी विकार बाहर निकलते रहते हैं तथा बाहर से ताजी वायु और प्रकाश की ऊष्मा अंदर जाती रहती है। इससे शरीर की स्फूर्ति तथा कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। जो लोग आदतन अथवा फैशन के कारण शरीर को लादे दाबे रहते हैं, वे इस प्राकृतिक लाभ से वंचित रह जाते हैं। उनके शरीर को बाहर की हवा, रोशनी नहीं मिलती और रंध्रों के बंद रहने से भीतर के विकार जो वायु या पसीने के रूप में निकलते हैं, या तो ठीक से निकल नहीं पाते, और जो निकलते भी हैं तो वे जहां के तहां दबकर सूख जाते हैं, जिससे विविध प्रकार के चर्म रोग उत्पन्न हो जाया करते हैं। फैशन के कारण तो लोग गर्मी में भी बहुत से कपड़े लादे रहते हैं, किंतु जाड़ों में तो अधिकांश लोग हर समय गरम मोटा कुर्ता, कमीज, जैकेट, कोट तथा ओवरकोट डांटे रहते हैं। जाड़े के दिनों में तो बहुत से लोग ऊपर से नीचे तक, सिर से लेकर पांव तक तरह तरह के वस्त्रों तथा उपकरणों से पूरी तरह छिपे रहते हैं। कुछ कुछ आंखों के सिवाय उनकी एक उंगली तक दिखाई नहीं देती। उनका इस प्रकार कपड़ों से लदा रहना सिद्ध करता है कि उन्हें जाड़ा बहुत लगता है। जरूरत से ज्यादा जाड़ा लगने का अर्थ यही होता है कि शरीर कमजोर है। शरीर की कमजोरी का मुख्य कारण कपड़ों का अधिक प्रयोग ही होता है। प्राकृतिक वायु, धूप या रोशनी न मिलने से शरीर असहिष्णु हो जाता है, उसका अभ्यास बिगड़ जाता है और वह प्रकृति के परिवर्तन तथा ऋतुओं का प्रभाव सहन नहीं कर पाता। ज्यादा कपड़े पहनने वालों का स्वभाव तथा शरीर इतना कोमल तथा कमजोर हो जाता है कि कभी संयोग से उन्हें बिना वस्त्रों के प्रकृति के संपर्क में आना पड़े तो तुरंत ही उन्हें सर्दी गर्मी सता जाती है। नजला, जुकाम अथवा ज्वर आदि हो जाता है। शरीर को अनावश्यक रूप से कपड़ों से जकड़े रहना एक अप्राकृतिक क्रिया है। प्रकृति तथा मनुष्य के बीच एक व्यवधान है जो हर प्रकार से हानिकारक है। प्रकाश तथा शुद्ध वायु स्वास्थ्य के ही नहीं, जीवन के आधारभूत तत्व हैं। मनुष्य इनके संपर्क से जितना दूर होता जाएगा, अस्वस्थ तथा अल्पायु बनता जाएगा। दिखावा, फैशन, शौक अथवा स्वभाववश जो लोग अनावश्यक कपड़ों से कसे रहते हैं, वे प्रकृति का विरोध करते हैं, जिसका परिणाम विविध प्रकार के रोगों के रूप में सामने आता है। किसी भी फैशन परस्त युवक को देख लिया जाए, कपड़ों के सिवाय उसके शरीर में कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होता। न तो शारीरिक अवयव सुंदर व सुडौल होते हैं, न मांसपेशियों में दृढ़ता अथवा पुष्टता होती है। शरीर की चमक तथा मुख की कांति विलुप्त हो जाती है। कपड़ों के फैशनेबल आदमियों के यदि वस्त्र उतरवा कर देखा जाए तो उनके शरीर में स्थान स्थान पर विवर्ण धब्बे पड़े दिखलाई पड़ेंगे। वस्त्रों के मामले में प्रकृति का यह विरोध ठीक नहीं। इससे व्यर्थ व्यय तो बढ़ता ही है, साथ ही स्वास्थ्य
तथा शारीरिक सौंदर्य भी नष्ट हो जाता है। भारत में ऋषि, मुनि, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, सन्यासी सदा कम से कम वस्त्र पहनते थे और अधिक से अधिक प्रकृति के संपर्क में रहकर वायु तथा प्रकाश का सेवन किया करते थे। यही कारण था कि उनका शारीरिक स्वास्थ्य तथा मेधा शक्ति अपनी चरम सीमा तक विकसित होती और स्थिर रहती थी। वे सभी ऋतुओं में जंगलों के बीच कुटियों में रहते थे। ऋतुओं का परिवर्तन उन पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाता था और वे ऋतुओं का पूरा पूरा आनंद लिया करते थे। प्रकृति के अधिक निकट रहने से ही उनमें वह क्षमता रहती थी कि वे हर क्षेत्र में ऐसे ऐसे काम कर गए जो आज तक याद किए जाते हैं, उनका लाभ उठाया जाता है और जिनके आधार पर वे जनसाधारण के पूज्य बने हुए हैं। वस्त्रों का उपयोग मनुष्य के लिए अस्वाभाविक तथा अप्राकृतिक क्रिया है। प्रकृति ने वस्तुतः मनुष्य को नग्नावस्था में ही उत्पन्न किया है। हजारों वर्ष तक वह उसी दशा में रहा और स्वस्थ जीवन जीता रहा। उसके शरीर की स्वस्थ त्वचा ही उसका परिधान थी और उस पर उगी रोम राशि ही उसकी आशा थी। प्राकृतिक रूप से रहने के कारण उनकी त्वचा व शरीर की भीतरी शक्ति इतना दृढ़ तथा पर्याप्त होती थी कि वह प्रकृति के हर परिवर्तन को आसानी से सहन कर लेता था। उसे गर्मी में न तो लू सताती थी और न जाड़ों में जुकाम ही होता रहता था। जैसे जैसे कृत्रिमता बढ़ती गई, मनुष्य प्रकृति से दूर होता चला आया और रोगों का शिकार बनता गया। बहुत अधिक वस्त्रों से जकड़ा रहना भी उचित नहीं कहा जा सकता। हमें उचित है कि हम कपड़े पहने किंतु उनका उपयोग कम करें। आवश्यकता से अधिक वस्त्र कदापि न पहने। कपड़े इस प्रकार से बनवाएं जिससे हवा और रोशनी शरीर तक आसानी से पहुंच सकें। त्वचा के द्वारा जो दूषित पदार्थ शरीर से बाहर निकलता रहता है, उसमें बाधा न पड़े। जहां तक संभव हो, कपड़े सूती तथा जालीदार ही पहनना चाहिए। जाड़ों के दिनों में अलबत्ता मोटे तथा गर्म कपड़े पहने जा सकते हैं, वह भी आवश्यकता से अधिक और बुरी तरह से चुस्त नहीं। वस्त्र ढीले ढाले तथा हल्के ही ठीक रहते हैं। बहुत से लोग यह दलील देते हैं कि चुस्त वस्त्र पहनने से शरीर चुस्त और ढीले ढाले वस्त्र पहनने से शरीर ढीला रहता है। यह धारणा गलत तथा प्रकृति के विपरीत है। शरीर के अंगों को जितनी अधिक सुविधा हिलने डुलने तथा मुड़ने उठने में होगी, उतनी ही फुर्ती उनमें आएगी और जितनी अधिक बंदिश उन पर लगी रहेगी, उतने ही वे धीरे धीरे संचालित हो पाएंगे। आजकल के जो नौजवान लड़के लड़कियां तंग पोशाक पहनते घूमते हैं, उसके कारण न तो वे तेजी से चल पाते हैं, न दौड़ सकते हैं और न आराम से उठ बैठ सकते हैं। चुस्त कपड़ों से शरीर की स्फूर्ति घटती और ढीले आरामदेह कपड़ों से फुर्ती बढ़ती है। यह तो अनुभव सिद्ध बात है। इसके लिए प्रमाण अथवा तर्क वितर्क की जरूरत ही नहीं। तंग तथा चुस्त वस्त्र पहनने की दो हानियां तो स्पष्ट हैं। एक तो यह कि उनके कारण त्वचा का मैल बाहर निकलने में बाधा पड़ती है, जिससे अनेक प्रकार के चर्म रोग उत्पन्न होते हैं। दूसरे, दबाव पड़ते रहने से रक्त का संचार स्वतंत्र वेग से नहीं हो पाता। रक्तवाहिनी नाड़ियां त्वचा के पास तक आई हुई होती हैं और उनमें अबाध गति से रक्त का संचार होने से ही हमारा स्वास्थ्य सुदृढ़ होता है। वस्त्रों के कसे रहने से उन पर अनुचित दबाव पड़ता है, जिससे रक्त का संचार रुक रुक कर होता है
जिससे शरीर में जड़ता तथा कार्य क्षमता की कमी आदि के अनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं। कपड़ों के मामले में आजकल एक और रोग भी बढ़ गया है। कृत्रिम कपड़े, जो कि प्लास्टिक आदि रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं, ये देखने में जितने चमकदार होते हैं, स्वास्थ्य के लिए उतने ही हानिकारक। उनमें वायु तथा प्रकाश जाने का गुण बिल्कुल नहीं होता। इतना ही नहीं, इस प्रकार रासायनिक प्रक्रियाओं से बने कृत्रिम कपड़े बड़े ही ज्वलनशील होते हैं। जरा सी आग पाते ही सहसा जल उठते और बुझाए नहीं जा सकते। मसाले के पिघलने के साथ ही वे शरीर से चिपट जाते हैं, जिससे मनुष्य की प्राण रक्षा असंभव हो जाती है। आजकल इस प्रकार के कपड़ों के कारण न जाने कितने लोगों के जल मरने की खबरें रोज ही अखबारों में छपती रहती हैं। नायलॉन और टेरेलिन की साड़ियां पहनने वाली स्त्रियां तो आए दिन स्टोवों तथा अंगीठियों के संपर्क से साड़ी में आग लग जाने से जलकर मरती रहती हैं। उन्हें आग के पास अधिक रहना पड़ता है, किंतु फैशन तथा शौक के कारण वे ऐसे वस्त्र पहनती हैं। ऐसी भयंकर भूल से बचना ही श्रेयस्कर है। गहने पहनने का जंगली रिवाज। ऐसे बुद्धिहीन लोग केवल चमक दमक के या नए नए फैशनों के कपड़े पहनकर ही संतोष नहीं करते थे। वे अपने महत्व को साधारण लोगों की निगाह में और अधिक बढ़ाने के ख्याल से तरह तरह के आभूषण धारण कर लेते हैं। वे इसको अमीरी या ऐश्वर्य का चिन्ह समझते हैं और ख्याल करते हैं कि हम जितने अधिक और बहुमूल्य अलंकार धारण करेंगे, उतना ही लोगों की निगाह में प्रतिष्ठित और बड़े समझे जाएंगे। संभव है कोई जमाना ऐसा रहा होगा जब साधारण प्रजाजनों पर अपना रौब प्रभाव जमाने के लिए राजा महाराजा रत्न जटित मुकुट, सुवर्ण सिंहासन तथा हीरे मोतियों के आभूषणों का व्यवहार करना आवश्यक समझते होंगे। पर अब तो ये चीजें नुमाइशी ही समझी जाती हैं और उनका किसी पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। इसके विपरीत गहने या आभूषण धारण करने की प्रथा सब तरह से हानिकारक मानी जाने लगी है। महात्मा गांधी ने इस प्रवृत्ति की आलोचना करते हुए एक स्थान पर लिखा था, शायद केवल कपड़ों से संतोष न होने पर स्त्री पुरुषों ने गहने पहनने शुरू कर दिए। बहुतेरे मर्द भी पैरों में कड़े पहनते थे, कानों में बालियां लटकाते हैं और हाथ में अंगूठी पहनते हैं। ये सब गंदगी के घर हैं। ये समझना बहुत ही कठिन है कि इन सब के पहनने में कौन सी शोभा फटी पड़ती है। इस विषय में औरतों ने तो हद कर दी है। वे पैरों में ऐसे भारी भारी कड़े पाजेब पहनती हैं कि पैर उठाना भी कठिन हो जाता है। बालियों जितने गहने हों उतने ही थोड़े। इस पहनावे से शरीर पर बड़ा मैल जमा हो जाता है। कान और नाक में तो मैल की हद ही नहीं रहती। इस मैली दशा को श्रृंगार समझकर खूब पैसे फूंकते हैं। चोरों के भय से जान जोखिम में डालते हुए भी नहीं डरते। किसी ने बहुत ठीक कहा है कि अभिमान से पैदा हुई मूर्खता को हम तकलीफ सहते हुए जो नजराना देते हैं वह बहुत अधिक होता है। ऐसे उदाहरण बहुत लोगों ने अपनी आंखों देखे होंगे कि कान में फोड़ा होने पर भी औरतों ने अपनी बालियां नहीं उतारने दी। हाथ में फोड़ा होकर पक गया, फिर भी पहुंची नहीं उतरी। उंगली पककर सूज आई, तब भी मर्द औरत अपनी अंगूठी उतारना नहीं चाहते, क्योंकि वे समझते हैं कि इससे उनके रूप में फर्क पड़ जाएगा। दुनिया में मनुष्य के लिए बहुत से दुख, आपत्तियां, भय, परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होते रहते हैं, पर जो कष्ट स्वयं खर्च करके पैदा किया जाए उसके लिए क्या कहें।
गहनों के पहनने की प्रथा ऐसी ही मूर्खतापूर्ण होती है। इनके व्यवहार करने से किसी प्रकार का शारीरिक मानसिक लाभ होता दिखाई नहीं देता और आध्यात्मिक दृष्टि से तो यह अहंकार का उत्पादक अतएव आत्मा का पतन करने वाला है। हमारे देश के समाज हित चिंतक व्यक्ति वर्षों से ये शिकायत करते आए हैं कि भारतवर्ष की पूंजी का एक बड़ा भाग गहनों के रूप में निष्क्रिय पड़ा रहता है। यदि इस अरबों रुपए के धन को उद्योग धंधे में लगाया जाता तो लाखों व्यक्तियों को जीवन निर्वाह का रोजगार मिलता और करोड़ों रुपए की सामग्री तैयार होकर देश की समृद्धि बढ़ती। पर जेवरों के रूप में उल्टा उसमें टूट फूट, घिसाई, बार बार बनवाना, खोना, चोरी चले जाना आदि कारणों से घटी ही होती रहती है और 1000 रुपए की रकम 10-20 साल में 500 की रह जाती है। मनुष्य की उन्नति या कल्याण में आभूषण जैसे पदार्थ से किसी प्रकार का सहयोग मिल सके यह असंभव है। फिर भी ऐसी हानिकारक और अनावश्यक प्रवृत्ति को पाला पोसा जाए। इन कृत्रिम आभूषणों के स्थान में हमको सद्गुण रूपी आभूषण धारण करने चाहिए, जिससे लोक और परलोक दोनों जगह हमारा हित हो सके। जूतों और मोजों की अधिकता। यदि ये कहा जाए कि जूते और मोजों के पहनने वाले भी पैरों के आराम और सुरक्षा के बजाय फैशन का ही अधिक ध्यान रखते हैं तो इसमें कोई अत्युक्ति नहीं है। चमड़े के कसे हुए बूट, जूता जिनमें पैर बंद होकर बिल्कुल पसीज जाता है, किसी दृष्टि से हमारे देश के उपयुक्त नहीं है। हमारे यहाँ तो प्राचीन समय के खड़ाऊं जैसी चीजों का प्रचार था, जिनमें पैर खुला रहता है, उसे हवा लगती रहती है और केवल कांटों, कंकड़, पत्थर तथा धूप से बचाव हो जाता है। कुछ स्थानों में चप्पल जैसी चीजों का प्रचार था, जिसको पहनकर आसानी से दूर तक चला जा सकता है। इनमें भी पंजों को पूरी तरह से हवा लगती रहती है और किसी तरह की गंदगी तुरंत दिखाई पड़ जाती है। हमारे समस्त अंगों में पैर ऐसे हैं जो शरीर के भीतर मैल को सबसे अधिक बाहर निकालते हैं। उनका धूल मिट्टी से संपर्क भी अधिक होता है, इसलिए यह आवश्यक है कि उनकी सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। प्राचीन भारतीय सभ्यता में किसी अतिथि के बाहर से आने पर सबसे पहले उसके चरण धुलाने की प्रथा थी। इसका उद्देश्य पैरों की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना ही था। आजकल के फैशन परस्त जूते तो ऊपर से पॉलिश लगाकर चमकाने का तो बड़ा ध्यान रखते हैं, पर उसके भीतर किस प्रकार पसीना और मैल जमा हो जाता है, इस तरफ कभी ध्यान नहीं देते। यह गंदगी कैसी हानिकारक होती है, इस संबंध में गांधी जी ने लिखा है, पैरों के द्वारा भी हम बहुतेरे रोगों के पंजे में फंस जाते हैं। बूट इत्यादि पहनने वालों के पैर नाजुक हो जाते हैं, उनसे पसीना निकलता है और यह बहुत ही बदबू करता है। जिस मनुष्य को वास की परख है, वह मोजे और बूट पहनने वाले मनुष्य के पास उस समय बिल्कुल खड़ा नहीं रह सकता जब वह उनको उतार रहा हो। हम जूतों को पादत्राण या कंटकारी कहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि जब हमको कांटों में, ठंडक या धूप में चलना पड़े तभी जूते पहनने चाहिए, सो भी इस प्रकार के जिनसे केवल तलुए ही ढकें, सारा पैर न ढक जाए। इस कार्य को चप्पल या सैंडल के आकार के जूते भली भांति पूरा कर सकते हैं। जिनका सिर दुखता हो, जिनका शरीर कमजोर हो, जिनके पैरों में दर्द होता हो और जिन्हें जूता पहनने की आदत है, उनके लिए तो हमारी ये सलाह है कि वे नंगे पैर चलने का प्रयोग करके देखें। इससे उन्हें तुरंत मालूम हो जाएगा
कि पैर खुले रखने, जमीन पर नंगे पैर चलने और उन्हें पसीना रहित रखने से हम कितना लाभ उठा सकते हैं। पर आजकल ये देखने में आता है कि जो लोग चमड़े का फीतादार जूता पहनते हैं, उनका पैर सदा भीगा भीगा सा बना रहता है और जूते मोजे में सदा गंदगी बनी रहती है। इससे पैरों की ऐसी बीमारियां पैदा हो जाती हैं जो बहुत खर्च और परिश्रम करने पर भी शीघ्र ठीक नहीं होती। इतने पर भी फैशन परस्त लोगों में जूतों का शौक बढ़ता ही जा रहा है। कॉलेज में पढ़ने वाले नए लड़के तो खाते समय भी जूता नहीं उतारते और अनेक बार तो वे पहने पहने ही सोने लग जाते हैं। इस तरह की गंदी आदत और लापरवाही स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही हानिकारक है। यदि जाड़े आदि में मौसम के कारण जूता पहनना भी पड़े तो चमड़े के बजाय कपड़े का जूता काम में लाना अधिक ठीक रहता है। इनमें एक तो हवा जाने की गुंजाइश रहती है, पैर दबकर घायल नहीं होते, और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जीव रक्षा अहिंसा की दृष्टि से भी चमड़े के जूतों से बचना और कैनवास आदि के जूतों का प्रयोग करना उचित है। जो लोग गो रक्षा के पक्षपाती हैं, उनको तो चमड़े का जूता कदापि व्यवहार में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि गोवध का मुख्य तथा बहुत बड़ा कारण चमड़े के लिए उनका मारा जाना ही है। जूता अधिक कसा कभी नहीं होना चाहिए और पसीना आने पर उसे तुरंत उतार देना चाहिए। समय समय पर जूतों तथा मोजों को भी यदि उनका व्यवहार परिस्थितिवश करना पड़े तो साफ करते रहना चाहिए, क्योंकि चलने फिरने में उन पर धूल गर्दा पड़ना तथा गंदा होना स्वाभाविक ही है।